डिस्कनेक्शन अप्रोच में चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है कैमियो सिलेक्टिविटी के। कैमियो सिलेक्टिव रिएक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, रिएक्टिविटी ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। कि अगर एक ही मालिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों और उनमें से आप लोग सिर्फ एक को वहाँ पर रिएक्ट करवाना चाहें तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग कैमियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का नाम देते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप के सिर्फ और सिर्फ एक को वहाँ पे आपने रिएक्ट करवाना है, दूसरे को आप रिएक्ट नहीं करवाना। इस तरह के जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कैमियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का। रिएक्शन दैट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली ऑन वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में दूसरा फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर रिएक्ट करे, ठीक है, और जो पहला फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना हो। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कैमियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का। अब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है बीटा कीटो एस्टर हमने लिखा हुआ है, और जब आप इसकी रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूस करता है, ये एस्टर को, एस्टर्स को, अमाइड्स को इनकी रिडक्शन नहीं करता। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, ये कीटोन को किस में चेंज कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एस्टर उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ किसकी रिडक्शन कर दी है उसने, ओनली कीटोन रिड्यूस, सिर्फ और सिर्फ कीटोन की रिडक्शन करके उसको किस में चेंज कर दिया उसने, सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर दी है। क्योंकि हमारे पास जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करता है। अब इस कंपाउंड में हमारे पास एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप था जिसे हम कीटोन का नाम देते हैं, और दूसरा वाला हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप था जिसे हम लोग एस्टर का नाम देते हैं। मतलब हमारे पास वहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप थे और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्ट किया है, दूसरा रिएक्ट नहीं किया। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग कैमियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का नाम देते हैं। जब एक मालिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, मतलब और उन दोनों की रिएक्टिविटी वहाँ पे डिफरेंट हो, तो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अनइक्वल रिएक्टिविटी का। तो वहाँ पे हमारे पास तीन किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं। यहाँ तो आप लोग जो मोस्ट रिएक्टिव है उसको रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, नंबर 2 आप लोग जो लेस रिएक्टिव है उसको रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, नंबर 3 आप लोग दोनों को रिएक्ट वहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। अगर तो मोस्ट रिएक्टिव है उस अकेले को आप लोग रिएक्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं उस वक्त हमें जो मोस्ट रिएक्टिव होता है उसको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हम लोग लेस रिएक्टिव होता है उसको वहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं। तीसरे नंबर पे है कि अगर आप दोनों को रिएक्ट करवाएं तो उस वक्त हम लोगों को ऐसा रीजन ले लेते हैं जो दोनों के साथ वहाँ पे रिएक्ट करता है, तो दोनों का रिएक्शन वहाँ पे हो जाता है। अब इसके लिए उन्होंने डिफरेंट गाइडलाइंस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। सबसे जो पहली गाइडलाइन हमारे पास है कि विद टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी द मोर रिएक्टिव कैन ऑलवेज बी मेड टू रिएक्ट अलोन। कि अगर हमारे पास वहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हों, दोनों की रिएक्टिविटी वहाँ पे डिफरेंट हो, अनइक्वल रिएक्टिविटी हो, उस वक्त हमारे पास जो वहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव होगा वो जो लेस रिएक्टिव है उसको अनअफेक्टेड छोड़ते हुए अकेला वहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने ये वाला भी देखा है, ठीक है, हमारे पास इधर कीटोन है, इधर हमारे पास एस्टर है, और जब आप रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी हमारे पास किसकी ज़्यादा होती है, कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, एस्टर की रिएक्टिविटी कम होती है। और जब आपने इसकी रिडक्शन करवाई है तो रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है, वहाँ पे कीटोन की रिडक्शन हो रही है, जो लेस रिएक्टिव था उसकी रिडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। कि मतलब अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हों और उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट हो, उस वक्त वहाँ पे जब आप लोग, ठीक है, रिएक्ट करवाएंगे, जो मोर रिएक्टिव होगा वो अकेला वहाँ पे रिएक्ट करेगा, लेस रिएक्टिव जो होगा वो वहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा। अब जिस तरह से हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, इधर एसिड है, इसकी तो डिस्कनेक्शन हमने करनी कोई नहीं है क्योंकि बेंजोइक एसिड हमें बाज़ार से इजीली मिल जाता है। नीचे वाला हमारे पास अगर आप लोग देखते हैं ये हमारे पास ईथर है, इधर भी कार्बन है, इधर भी हमारे पास कार्बन है। अब इसकी डिस्कनेक्शन हम लोग जब हमारे पास ईथर होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि ईथर की डिस्कनेक्शन आप लोग दोनों साइडों से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। और उसमें से हम लोग किस डिस्कनेक्शन को प्रेफर करते हैं, जो वहाँ पे स्टेबल एनाइन और कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करती है, हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग इसकी डिस्कनेक्शन इस जगह से करते हैं, इधर नेगेटिव और रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे पास होता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस जगह से डिस्कनेक्शन उसकी नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी साइड से डिस्कनेक्शन उसकी करेंगे इधर से।
इधर नेगेटिव और यहाँ पे इस रिंग के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो सकता है, जिस वजह से हमारे पास एक स्टेबल एनायन है। लेकिन अगर इधर से डिस्कनेक्शन करते हैं तो इधर रिंग के अंदर ये डीलोकलाइज नहीं हो सकता था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जितनी उसकी थी उतनी ही स्टेबिलिटी थी, उसको आप लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर इधर से आपने डिस्कनेक्शन की है, अब ये वाला रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हम लोग इधर से डिस्कनेक्शन करेंगे। जब इधर से आपने डिस्कनेक्शन कर ली है तो हमारे पास एक ये वाला सैंथोन आ चुका है कि ऊपर बेंजोइक एसिड है और नीचे ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव नेक्स्ट टाइम में आप लोग उसका प्रोटॉन लगा के तो उसका आप लोग कोरस्पॉन्डिंग उसका जो होगा रीजन होगा वो बना लेंगे। इधर यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो साथ बेस्ट लिविंग ग्रुप आप लोग क्लोरीन, बोरोमीन या आयोडीन कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। बुक में उन्होंने यहाँ पे आयोडीन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम लोग आयोडीन लगा के साथ इसका कोरस्पॉन्डिंग वहाँ पे रीजन बना लेंगे। पहले आपने इसके सैंथोन्स लिखने हैं, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने इधर लिखना है, ठीक है। और जब आप लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे, अभी हम लोगों ने एस्टर की ये ईथर की बात की थी कि इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, अगर आप लोग डिस्कनेक्शन करते हैं दोनों साइडों से, और जब वापस आपने इन्हें बनाना होता है तो हमारे पास एक वहाँ पे अल्कोहल आता है और साथ एक वहाँ पे कोई भी, मतलब अगर आप लोग वहाँ पे हैलोजन लगाते हैं लिविंग ग्रुप के तौर पे अल्काइल हैलाइड आता है, और आप लोग रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल होता है वो बन जाता है। अब हमारे पास वही कंडीशन है, एक हमारे पास अल्कोहल है, दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ है, अल्काइल हैलाइड्स है। जब आप लोगों ने इसकी सिंथेसिस की बात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे और वो आगे इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा। जब हमारे पास जो पहला स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजोइक एसिड है और साथ उसके अल्कोहल भी लगा हुआ है, जब आप लोग उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सपोज़ हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीस को ले लेते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और फिनोल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है बेस के तौर पे एक्ट करेगा, इधर से ही प्रोटॉन निकाल लेगा और इधर से ही प्रोटॉन निकालेगा, और हमारे पास इस तरह से दो एनायंस बनेंगे, एक ये वाला एनायन बनेगा और एक हमारे पास ये वाला एनायन बनेगा। अब हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप ही थे, लेकिन जब हमने एनायन बना लिया है क्योंकि इसने रिएक्ट करना है, इस फॉर्म में रिएक्ट करना है, उस सूरत में हमने इसको डिस्कस करना है। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब नेक्स्ट टाइम में आप लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे इस आयोडाइड के साथ, अब इन दोनों में से जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो रिएक्ट करेगा इसके साथ। अब इन दोनों में से ये वाला जो हमारे पास होता है ऑक्सीजन ओ नेगेटिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ यही वाला इसके साथ ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा, और हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल होगा सिर्फ़ और सिर्फ वही बनाएगा। ये वाला हमारे पास इधर लेस रिएक्टिव होता है और ये वाला हमारे पास है मोर रिएक्टिव है। अभी हमारे पास पहली गाइडलाइंस में हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास अगर दो फंक्शनल ग्रुप हों किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें से जो मोस्ट रिएक्टिव होता है सिर्फ़ और सिर्फ वही रिएक्ट करता है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो रिएक्ट नहीं करता। अब ये हमारे पास मोर रिएक्टिव है और ये हमारे पास लेस रिएक्टिव है और ये बेस की फॉर्म में है। अब इसमें से अगर आप लोग देखते हैं कि ये वाला लेस रिएक्टिव क्यों है, ये वाला मोर रिएक्टिव क्यों है, उस वक्त हम लोग इनके एसिड बना के फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर हमारे पास ये चीज़ हो, ठीक है, ये हमारे पास एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इस अकेले को लेते हैं, ये वाला अगर आप लोग इस अकेले को लेते हैं तो ये हमारे पास क्या था, फिनोल था। अब इन दोनों में से अगर एसिड और फिनोल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास वीक एसिड है अगर आप इन दोनों की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। और जब इसको आप लोग आयोनाइज करवाएंगे उस वक्त हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, COO नेगेटिव साथ प्रोटॉन बनेगा। अब ये उसका क्या है, बेस है। इसी तरह से जब इसको आप लोग आयोनाइज करवाएंगे तो इस जगह पे आपके पास कौन सी चीज़ बनेगी, O नेगेटिव बनेगा, साथ ये वाला प्रोटॉन बनेगा।
लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्गर होता है तो उसका बेस हमारे पास वीक होता है। वीक बेस कह लें, स्टेबल बेस कह लें, या फिर लेस रिएक्टिव बेस की अगर आप बात करते हैं। अब इन दोनों में से हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा, ये वाला, तो इसका ये वाला बेस क्या होगा, वीक होगा इसके कंपैरिजन, ठीक है। वीक होने का मतलब है कि ये वाला हमारे पास कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, मतलब ये हमारे पास लेस रिएक्टिव है। ये हमारे पास वीक एसिड था, लेकिन इसका जो बेस है वो हमारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि वो हमारे पास कैसा है, मोर रिएक्टिव है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमने कहा था कि ये हमारे पास मोर रिएक्टिव है और ये हमारे पास लेस रिएक्टिव है। ये दोनों बेस की फॉर्म में है, एनाइन फॉर्म में। अगर आप लोग इधर से लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला एसिड है और साथ हम लोग उसको कंपैरिजन कर रहे हैं फिनोल के साथ, इतना फंक्शन ग्रुप इतना फंक्शन ग्रुप अलग-अलग से मालिक्यूल में लेके फिर हम लोग उसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, ये हमारे पास वीक एसिड है। इस चीज़ का हमें पता है। जब आप लोग इसको आयोनाइज करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ से प्रोटॉन लीव करते हैं और हमारे पास बेस बनता है ये वाला, इसी तरह से हमारे पास ये वाला बेस बनता है। लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितना एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, बेस उसका उतना वीक होता है। जितना एसिड वीक होगा उसका जो बेस होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से उसका जो बेस होगा वो हमारे पास वीक होगा। अब ये हमारे पास वीक एसिड था जिस वजह से इसका एसिड जो होगा वो उसका बेस जो होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। वीक होने का मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये वाला हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है। सिर्फ यही वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हमारे पास पहली गाइडलाइंस है कि उसके अंदर अगर आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों और दोनों की रिएक्टिविटी वहाँ पर डिफरेंट हो तो उस वक्त हमारे पास जो मोर रिएक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्ट करता है, लेस रिएक्टिव वहाँ पे रिएक्ट नहीं करता। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास है पैरासीटामोल। अब बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे OH लगा हुआ है, इधर हमारे पास अमाइड है, ये हमारे पास, इसका नाम हमारे पास है पैरासीटामोल। अगर आप लोग इसकी सबसे पहले रेट्रो करते हैं, हम लोग अमाइड की रेट्रोसेंसिटिव डिस्कनेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है हम लोग किस जगह से डिस्कनेक्शन करेंगे, इस जगह से। अगर हमारे पास अमाइड्स हों और उसकी डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा उसकी डिस्कनेक्शन कहाँ से करते हैं, कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में से करते हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जब हम लोग उनके सेंथोन्स की बात करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्कनेक्शन आ गई, कार्बन टू नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन। तो उसके बाद आपके पास ये आ चुका है रिंग, इस जगह पे आ गया था NH नेगेटिव, साल प्रोटॉन लगा के तो आपके पास क्या बन जाएगा, NH2। इसके साथ आप लोग लगा लेंगे साइल क्लोराइड। इसकी अगर नेक्स्ट हम लोग फर्दर, ठीक है, क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप है, इसके आप लोग FGI करके इसको किस में चेंज करते होते हैं, नाइट्रो में चेंज करते हैं। और जब नाइट्रो में चेंज करेंगे तो फिर आप लोग उस पॉइंट पे उसकी डिस्कनेक्शन कर लेंगे। इसकी जब डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा। क्योंकि हम लोग फिनोल लेके इसकी जब नाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास नाइट्रो आ जाएगा, उसकी रिडक्शन करेंगे हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद में असाइलेशन करवा लेंगे। अब जब इसकी आप लोग सिंथेसिस की बात करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, फिनोल है। इसकी आप लोग नाइट्रेशन करते हैं, उसके लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड 1 इक्विवेलेंट लेके। हमारे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, इसलिए वो किस जगह पे लेके जाएगा उसको, जहाँ ऑर्थो पे या फिर वो पैरा पे। और उसमें से हम लोग पैरा वाला जो हमारे पास होगा, डिज़ायर होगा, हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी को लिख रहे हैं। इसके बाद आपने इसका अमाइनो बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पलाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ आ जाएगी, NH2 आ जाएगा और इस जगह पे हमारे पास OH आ जाएगा। अब इस फंक्शनल कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हमारे पास NH2 है और एक हमारे पास कौन सी चीज़ है, OH है। और जब आप लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे असाइल क्लोराइड के साथ, असाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, अब हमारे पास
वो पहली गाइडलाइंस जो अपने बात की है कि अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हों, दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट हो, उस वक्त जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो अकेला ही रिएक्ट करता है। अब हमारे पास इधर दो फंक्शनल ग्रुप है और जब आप लोग रिएक्टिविटी देखते हैं तो ये वाला हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है और ये वाला हमारे पास लेस रिएक्टिव है अगर आप लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, OH की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी किस लिहाज से देख रहे हैं, इनके लोन पेयर की डोनेशन की बेस पे देख रहे हैं। ये हमारे पास है क्योंकि ये वाला लोन पेयर इस पर अटैक करेगा असाइल ग्रुप पे और फिर ये असाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। असाइल क्लोराइड का मतलब है कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला असाइल क्लोराइड है। अब इस कार्बन के ऊपर आके अटैक किसने करना है, इस लोन पेयर ने आके अटैक करना है। जो एटम इनमें से, जो मालिक्यूल, जो फंक्शनल ग्रुप इसमें से जल्दी अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो उसकी रिएक्टिविटी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की और इसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन होता है, ये वाला जो अपना लोन पेयर होता है जल्दी डोनेट कर देता है, जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये वाला हमारे पास कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। जो ऑक्सीजन होता है ये वाला अपना लोन पेयर जो होता है वो जल्दी डोनेट नहीं करता, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, जिस बेस पे ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना पसंद करता है, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना इतनी जल्दी पसंद नहीं करता। नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जितनी किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो उतनी जल्दी अपना लोन पेयर डोनेट करता है और उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है। अब इसमें से नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम है तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी रिएक्टिविटी हमारे पास क्या ज़्यादा है। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, इस जगह पे जब ये अटैक करेगा तो ये वाला ऊपर शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में जब इधर वापस आएगा तो यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा और हमारे पास नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप आ जाएगा, असाइल ग्रुप। ये वाला क्लोरीन दोबारा से इधर से क्या चीज़ निकाल लेगा, प्रोटॉन, तो हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल था हमारे पास पैरासीटामोल, वो बन जाएगा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ रिएक्ट कर रही है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है। जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो वाला वहाँ पे अनअफेक्टेड है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब केमियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में पहली गाइडलाइंस हमारे पास थी कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप हों और इन दोनों की रिएक्टिविटी वहाँ पे डिफरेंट हो तो उसमें से हमारे पास जो मोर रिएक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्ट करता है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो रिएक्ट नहीं करता। उसमें एक एग्जांपल हम लोगों ने पैरासीटामोल की देखी है और इससे पहले हमने एक और एग्जांपल देखी थी जिसमें हमारे पास एसिड और साथ आपने वहाँ पे फिनोल की रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे आके दो फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, ये वाला रिएक्ट कर रहा है लेकिन ये वाला वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिएक्शन देगा, ये वाला वहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा।